हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, तो कल जो हम लोग देख रहे थे वो था हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। तो फुल सबट्रैक्टर के अपने पास ट्रूथ टेबल बना लिए थे हम लोग, कैसे ये वर्क करता है, इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि फुल सबट्रैक्टर को अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हाफ सबट्रैक्टर के। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नैंड गेट और नॉर गेट, मतलब यूनिवर्सल गेट से भी अपन फुल सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक, सो हम लोग यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, ट्रूथ टेबल हो गया था अपने पास। तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। ठीक, सेम इंप्लीमेंटेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां पे हम लोग कर चुके हैं? फुल एडर के। ठीक है, और उसको हम लोग हाफ एडर के थ्रू इंप्लीमेंट किए थे। ओके, तो यहाँ पे सेम ऑपरेशन हम करेंगे फुल सबट्रैक्टर में भी। तो फुल सबट्रैक्टर का अगर आप जानते हैं फुल सबट्रैक्टर, तो इसका लेआउट कैसा दिखता है, इसको नोट करेंगे आप लोग सभी। इसका लेआउट ये हो गया फुल सबट्रैक्टर। यहाँ पे इनपुट्स 3 इनपुट्स है मेरे पास, ए बी, और ये अपने पास हो गया बी इन। ठीक, और इसका जो डिफरेंस आउटपुट है, इसका इक्वेशन, इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ए एक्सऑर विद बी इन। ओके, और इसका जो बोरो आउटपुट है, बोरो आउटपुट, ये एक्सप्रेशन था कुछ ए एक्सऑर विद बी बार बी इन प्लस ए बार बी। ठीक है, ये हम लोग लिखे थे पूरा। तो ये एक्सप्रेशन कहां से आता है, कैसे आता है, इसकी मैंने पूरा के मैप आपको बताया था। और जैसे अपने पास फुल एडर में 2 एक्सप्रेशन आ रहे थे फॉर कैरी आउटपुट, तो वैसे ही फुल सबट्रैक्टर में भी बोरो आउटपुट के 2 एक्सप्रेशन से, एक था के मैप के थ्रू और एक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रूथ टेबल हम लोग देखे थे, है ना। तो दोनों आपको याद रहना चाहिए, ये देख लो। और वैसे ही अपने पास था हाफ सबट्रैक्टर, इसी से अपने को इंप्लीमेंट करना है। ये अपने पास है हाफ सबट्रैक्टर, ये हो गया ए, ये 2 इनपुट है इसके जिसमें सबट्रैक्शन अपने को करना है, और इसका जो आउटपुट होगा दैट इज डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्स और विद बी, और यहाँ पे बोरो निकलेगा दैट इज ए बार बी। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हो क्या रहा है, हाफ सबट्रैक्टर में ए और बी के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन हो रहे हैं, और फुल सबट्रैक्टर में तीनों इनपुट के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने हाफ सबट्रैक्टर हाफ एडर देखा था, तो वैसे ही हाफ सबट्रैक्टर को भी यूज करने वाले हैं। देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया कि हाफ सबट्रैक्टर 2 इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया, ए और बी, और यहां से आउटपुट निकला अपने पास ए एक्स और विद बी। ठीक, और यहां से ए बार बी। ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद मैं एक और हाफ सबट्रैक्टर यहाँ पे यूज करने वाला हूं, ये, और तीसरा इनपुट को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज थर्ड इनपुट इज व्हाट सर, बोरो इनपुट बी इन हाफ सबट्रैक्टर। अब यहां से जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट इज द डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स और विद बी इन। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर में ये दोनों का जो अपने पास बोरो आउटपुट एक्सप्रेशन आ रहा है हाफ सबट्रैक्टर का, वो है ए बार बी, यही है। ठीक है, ए बार बी दोनों इनपुट। तो वैसे ही अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है सर, ए एक्स और बी इन, ये 2 इनपुट अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा सर, ए एक्स और बी बार, और ये बी इन। ठीक सर, यही तो अपने को चाहिए था। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों टर्म आपको इस जगह पे और इस जगह पे मिल गए। आपको क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया,
तो आपको दिख गया बी आउट, और बी आउट का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि आपको एक फुल सबट्रैक्टर को यहाँ पे फॉर्म करने के लिए 2 हाफ सबट्रैक्टर प्लस एक एंड 1 और गेट यहाँ पे आपको लग रहे हैं, 1 और गेट। तो ये आपको याद रहना चाहिए, फॉर 1 सबट्रैक्टर वी हैव रिक्वायर्ड 2 हाफ सबट्रैक्टर एंड 1 और गेट। अगर मैं ऐसे ही लिखूं यहाँ पे कि अगर मुझे n नंबर ऑफ यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, n नंबर ऑफ हाफ सबट्रैक्टर एंड n नंबर ऑफ ये 2n और ये n नंबर ऑफ और गेट। ये देख लो, ये दोनों को आप कंक्लूजन के फॉर्म में बॉक्स बना के लिख लो इंप्लीमेंट करने के बाद। ठीक है, ओके। नोट करने के बाद आप लोग कमेंट करना। हो गया, नोट कर लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर। अब ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 इनपुट नैंड गेट, 2 इनपुट नैंड गेट। ये लिखो इसको, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे अपने कॉपी में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2 इनपुट नैंड गेट। ठीक, ये फुल एडर लिख दिया था मैंने, फुल सबट्रैक्टर ना, फुल सबट्रैक्टर। ठीक, चलो तो अपने को देखना है नैंड गेट के थ्रू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है फुल सबट्रैक्टर होता क्या है, इसका जो डिफरेंस एक्सप्रेशन है और इसका जो बोरो आउटपुट है ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो आप ध्यान दिए होंगे जब मैंने नैंड गेट के थ्रू हाफ सबट्रैक्टर फॉर्म किया था तो अपने को कितने गेट्स लगे थे सर, 5 गेट्स, याद आया, 5 गेट्स अपने को लगे थे। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग ए और बी के बीच में एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो सेम सिनारियो यहाँ पे भी तो हो रहा है। आप देखो ए और बी के बीच में हो रहा है लेकिन साथ में आप पे बी इन थर्ड इनपुट के साथ भी हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे 2 इनपुट के साथ करेंगे सेम चीज आपको एक और बार करना पड़ेगा फॉर दी थर्ड इनपुट। ये मैंने आप लोगों को फुल एडर के फॉर्म में बताया था। ठीक, सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है।
तो ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी, ये ए और बी यहां पे मैंने अप्लाई किया एक नैंड गेट, ठीक। उसके बाद यहां से जो आउटपुट निकलेगा इसको हम लोग यूज करेंगे दो और नैंड गेट में। ये ये ठीक। तो यहां पे आपको मिल रहा है ए बी होल बार। यहां पे आपको क्या मिल रहा था सर, ए बार प्लस बी, याद आया। और यहाँ पे ए प्लस बी बार, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली मिल गया है ए एक्स और विद बी। जब यहां से आपको ये मिल रहा है तो इसी को अपने को आगे यूज करना है एक और इनपुट बी इन के लिए, ये थर्ड इनपुट। सेम ऑपरेशन जो हम लोग यहाँ पे किए थे सेम चीज यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये देखो, अब यहां पे आपको मिल रहा है ए एक्स और विद बी, एक्स और विद बी इन, ठीक। अच्छा यहाँ का अगर मैं यहाँ का लिखने बोलूं आपको तो आप क्या लिखोगे सर, ए एक्स और बी इन होल बार, ये लिखोगे। अगर मैं आपको यहाँ का लिखने बोलूं तो आपको मिलेगा सर ए एक्स और बी इन, ये ए एक्स और बी बार बी इन, ठीक। और ये बीच में आएगा अपने पास प्लस। इसको देख के ही लिख रहा हूं मैं सब कुछ यहाँ पे, है ना, मुझे कुछ याद नहीं है, बस इसको देख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। वैसे ही आप लोग भी करना। और ये हो गया ए एक्स और बी प्लस बी इन बार, बस और कुछ खास नहीं है। अब बारी आती है सर, अपने को तो डी मिल चुका है, डिफरेंस यहाँ पे आउटपुट आपको मिल चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे बोरो आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड करने का। तो बोरो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है सेम चीज, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मैंने हाफ सबट्रैक्टर को जब फॉर्म किया था नैंड गेट से तो मैंने इस वाले आउटपुट को यूज किया था, याद आया कुछ, ठीक है। इस आउटपुट को मैं यूज कर रहा था, सेम यहां पे भी इसी आउटपुट को यूज करेंगे और वैसा ही सेम सिनारियो यहां पे भी होने वाला है ये, ठीक है। सो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मैं इसको उठा के लाया, ये ऐसा कुछ, और ये और एक और मैंने यहाँ पे नैंड गेट यूज कर लिया है। एक के नीचे का आप लोग बनाओ पूरा। ठीक, तो ये अपने पास हो गया डिफरेंस और बी आउट। बी आउट अपने को मिलेगा ए एक्स और विद बी बार बी इन प्लस ए बार बी, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कितने गेट्स अपने को लग रहे हैं सर, टोटल यहाँ पे 9 टू इनपुट नैंड गेट अपने को यूज हो रहे हैं। किसके लिए सर, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट, ठीक। सब में एक पैटर्न बना हुआ है, आपको बिल्कुल भी किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी बस एक चीज को याद रखो और उसको बेस बनाओ और उसको करते जाओ, है ना, देख सकते हैं आप लोग। अगेन यहाँ पे हम लोग अगर प्रोपोगेशन डिले की बात करते हैं, प्रोपोगेशन डिले की अगर बात करते हैं तो मैंने बोला कि अगर अपने पास एच नैंड गेट, जो नैंड गेट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एच नैंड गेट provides propagation delay of 3 नैनोसेकेंड, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को, इस फुल सबट्रैक्टर को फॉर्म करते तक अपने पास कितने प्रोपोगेशन डिले होंगे सर, एक होगा, ये दो, ये अपने पास तीन, ये चार, ये साइमल्टेनियसली पांच और साइमल्टेनियसली ये छह। सर इसका मतलब 6 into 3 नैनोसेकेंड, द आंसर विल बी 8 नैनोसेकेंड, बस कुछ खास नहीं है ना। ठीक, 6 into 3 नैनोसेकेंड मतलब 18 नैनोसेकेंड। जिस तरीके से आपको मैं यहाँ पे जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखना, अभी कभी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होगी।
क्या है ना कि हम लोग जब इस चीजों को रटना स्टार्ट करते हैं कि फुल सबट्रैक्टर को नैंड गेट्स बनाने में 9 लगते हैं, हाफ सबट्रैक्टर में 5 लगते हैं, ऐसा कुछ रटोगे ना तो आप कल ही भूल जाओगे। लेकिन आपको तो एग्जाम तक याद रखना है, मतलब जब तक आपका करियर नहीं बन जाता टेक्निकल साइड पे इससे रिलेटेड, आपको तब तक तो याद रखनी है ना। तो सब पे एक पैटर्न बनाओ, उसी पैटर्न से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जिस पैटर्न में मैं याद रखता था अपने टाइम पे एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर में भी ऐसे ही देख रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक, चलो नोट कर लिए, बताओ, कमेंट करो, नोट कर लिए पूरा। सभी लोग कमेंट करेंगे ना, बहुत कम लोग लाइव देख रहे हैं, है ना। सभी लोग कमेंट करो, नोट कर लिए। ठीक, तो नॉर गेट्स हम देखने वाले हैं। देखो आप लोग के लिए मैंने लिख दिया है, आप लोग भी अपने से आप ट्राई करो। हाफ सबट्रैक्टर को देखो एक बार कि हाफ सबट्रैक्टर को आप लोग कैसे नॉर गेट से इंप्लीमेंट किए थे, वैसे ही फुल सबट्रैक्टर भी होने वाला है। एक बार आप अपने से ट्राई करो, आप बोर्ड को मत देखो, पेज पलट के देख लो आप। ये देखो, ये अपने पास फाइनली यहाँ मिल चुका है। क्या सर? डिफरेंस आउटपुट है ए एक्स और बी एक्स और विथ बी इन, ये अपने को फाइनली यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसको फॉर्म करने के लिए ऑलरेडी अपने पास 10 गेट यूज हो चुके हैं। ठीक, अभी हम लोग की बारी आती है सर
अभी तो बोरो आउटपुट भी देना है ना, तो बोरो आउटपुट कहां से देने वाले हैं? देखो, बोरो आउटपुट अपन कहां से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? तो आपको याद होगा जब मैंने हाफ सबट्रैक्टर फॉर्म किया था, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इसमें एक्सप्रेशन कितने हैं सर? ए बार बी है ना, यही तो था अपने पास बोरो आउटपुट फॉर हाफ सबट्रैक्टर। सेम सिनारियो यहाँ पे भी होने वाला है। तो सर यहाँ का एक्सप्रेशन एक बार लिखिए तो आप, तो ये देखो ए एक्स और बी बार, और ये बी इन, और ये नीचे का एक्सप्रेशन क्या होगा? ए एक्स और बी इन बार। बढ़िया हो गया ना? इसका मतलब है कि मैं अगेन ये दोनों केस को यूज करने वाला हूं फॉर बोरो आउटपुट। ये दोनों को मैंने यूज किया, तो यहां पे एक और गेट और उसके बाद एक और गेट, और यहां पे आपको मिल जाएगा बोरो आउटपुट। ठीक, ये पूरा, इसको एक के नीचे एक बनाना आप लोग। ठीक है, थोड़ा मेरा आगे बढ़ गया है, ध्यान रखना इसका। ये अपने को मिल गया बोरो आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कितने गेट यूज हो रहे हैं सर? 12। 2 इनपुट नॉर गेट यूज हो रहे हैं, है ना? जिस तरीके से मैंने आराम से फ्लो में बना दिया, तो ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं इसलिए सर मेरे को आपको याद है सर, आप ऐसे ही बना रहे हो फ्लो पे। आप भी ऐसे ही बना सकते हो, बस आप पैटर्न ध्यान रखो, है ना? आप भी ऐसे ही बना सकते हो फ्लो में, बिना रुके कहीं पे भी। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ पैटर्न के साथ में। ठीक, तो अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे हर एक नॉर गेट आपको प्रोपोगेशन डिले प्रोवाइड कर रहा है 3 नैनो सेकेंड का, तो सर एक्चुअली आपको यहाँ पे पूरा फुल सबट्रैक्टर फॉर्म करते तक कितना प्रोपोगेशन डिले हो जाएगा? तो बोलेंगे सर एक, ये अपने पास दो, ये अपने पास तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, सर ये सात, और ये अपने पास आठ। मतलब 8 into 3, दैट इज 8 into 3 नैनो सेकेंड। इसका मतलब हुआ 24 नैनो सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर ली पूरा? एक बात बताओ, आप लोग ये रिकॉर्डिंग कैसे देखते हो? अभी ठीक है, लाइव क्लास चल रही है, आप लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डिंग कैसे देखते हैं बताओ तो, मुझे आइडिया नहीं है। रिकॉर्डिंग देखने का क्या तरीका होता है? ड्राइव पे अपलोड होती है, गूगल ड्राइव पे? अच्छा, तो आप भी सभी लोग के जो ईमेल आईडी होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स के वो कॉलेज के पास होंगे। गेट ही क्लासेस की नहीं हुई है? अच्छा, मतलब जो मेरी क्लास अभी चल रही है या सुबह मॉर्निंग में एनालॉग की चल रही है, उसमें कोई लाइव नहीं दिख पाता है फिर ऐसे में तो? उसमें भी इतने ही लोग रहते हैं क्या एनालॉग में भी? एनालॉग अटेंड कर रहे हैं आप लोग मॉर्निंग? ठीक ठीक,
तो एनालॉग में भी ऐसे ही 5 6 10 लोग ही देखते हैं बस, 7 8 स्टूडेंट। अच्छा, तो ऐसे ही इसमें भी चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। उठ नहीं पाते हैं यार, उठा करो यार। आप लोग को एनालॉग आई थिंक संजय सर पढ़ा रहे होंगे ना, एनालॉग संजय सर पढ़ा रहे होंगे आप लोग को, है ना? अच्छा प्रहलाद, अच्छा ठीक ठीक ठीक, मुझे आइडिया नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ा करो एनालॉग भी, है ना? डिजिटल भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव अटेंड करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो एग्जाम बस आज और कल एंड होने ही वाला है। ठीक, पता नहीं आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, सीक्वेंस सर्किट जस्ट 1 2 क्लास के बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक, देख लेते हैं जो लोग लाइव अटेंड अभी तक नहीं किए। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जितना हम लोगों ने अभी सीखा है ना, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर, इसका हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, पूरा कंक्लूजन एक समरी के फॉर्म में, और ये एक पेज में आप लोग पूरा कंप्लीट बनाना, है ना? ऐसा नहीं कि आधा पेज में बन रहा है फिर आधा पेज अगले में बन रहा है, पूरा एक पेज आप लोग कंप्लीट बनाना। इसमें हम लोग वो सब चीज लिखेंगे जो हम लोगों ने अभी पूरे एक क्लास में देखा है, कल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको जब आप इसका रिविजन करो तो आपके सामने होना चाहिए। आप हर बार पेज पलट नहीं सकते, पूरे टॉपिक को देखने के लिए आपके सामने कॉपी में होना चाहिए। ठीक, चलो। सबसे पहले हम लोगों ने, मैं यहां पे लिखता हूं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखे थे हाफ एडर। ठीक, उसके बाद यहां पे हम देखेंगे सम का एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद यहां पे कैरी आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट नैंड गेट से कैसे हम लोग इंप्लीमेंट किए थे, और नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट किए थे। ठीक है, ये चार चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हाफ एडर का सम का एक्सप्रेशन था ए एक्स और विद बी, कैरी का एक्सप्रेशन था सी इज इक्वल टू ए बी। नैंड गेट कितने लगे थे सर? 5। नॉर गेट कितने लगे? 5। ठीक, सेकेंड नंबर हम देखे थे फिर फुल एडर। फुल एडर का सम का एक्सप्रेशन था ए एक्स और विद बी एक्स और विद सी इन, याद आया? और कैरी के लिए हम देखे थे यहाँ पे ए एक्स और विद बी सी इन प्लस ए बी। इसका एक और भी एक्सप्रेशन था, कौन सा सर? ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। ठीक, ये यहाँ पे अपने पास नैंड गेट लगे थे सर 9, और यहाँ पे नॉर गेट 12। ठीक, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर था हाफ सबट्रैक्टर। ठीक, हाफ सबट्रैक्टर में एक्सप्रेशन था ए एक्स और विद बी। कैरी के लिए, कैरी के लिए यहाँ पे मैंने लिखा था सी आउट, और यहाँ पे भी सी आउट। ठीक है, वैसे लिख रहे हैं। और ये था ए बार बी, यहाँ पे लगे थे 5, और यहाँ पे भी 5। फोर्थ नंबर फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर का एक्सप्रेशन था ए एक्स और विद बी एक्स और विद बी इन। कैरी के लिए एक्सप्रेशन था ए एक्स और विद बी बार बी इन प्लस ए बार बी। फिर एक और एक्सप्रेशन था ए बार बी और ए बार बी इन प्लस बी सी बी बी इन। ठीक, ये एक्सप्रेशन लिखे थे, और यहां लगे थे 9 और यहाँ पे 12। ये आपको याद रहना चाहिए।
है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे आपके पास मिन टर्म्स के फॉर्म में भी लिखवा देता, लेकिन मिन टर्म्स मत लिखना, क्योंकि मिन टर्म्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन तो आपको याद ही रहना चाहिए। अगर चलो मिन टर्म्स पूछ लेता है एग्जाम में कि फुल सबट्रैक्टर में सर मिन टर्म्स क्या क्या होगा सम के लिए, कैरी के लिए, तो आप ट्रूथ टेबल बना लो, और ट्रूथ टेबल तो बनाना सबको आता है ना, उसमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये टेबल आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए जो मैंने आपको लिखाया हुआ, ये पूरा टेबल पूरा पैटर्न लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, नोट करने के बाद आप लोग कमेंट कर देना। और सॉरी यहाँ पे मैं बी सी क्यों लिखा हूं, ये तो बी होना चाहिए ना, बी आउट, ये ये भी बी आउट। बोरो आउटपुट, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप लोग। अभी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि फुल एडर फुल सबट्रैक्टर मतलब सिंगल बिट्स में लोग एडिशन कर रहे थे, है ना, दो बिट्स गिवन होते थे कैरी के साथ। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स की बात करते हैं साइमल्टेनियसली एडिशन का, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं बाइनरी पैरेलल एडर, बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे एडिशन पैरेलली होने वाला है। ठीक, तो इसमें आप लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। बाइनरी पैरेलल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, a binary parallel adder is a combinational circuit, is a combinational circuit that adds two binary numbers in parallel form, two binary number in parallel form। ठीक, फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ फुल एडर्स, it consists of full adders in cascade, it consists of full adders in cascade connection, in cascade connection, in cascade connection with output carry from each full adder,
in cascade connection comma with the output carry with the output carry from each full adder of each full adder connected to the carry input connected to the carry input carry input of the next full adder ठीक है, लिख लिया सभी ने। अब देखो ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो, यहाँ पे फिगर नोट करने वाला हूं, ठीक है, देखना यहाँ पे फिगर में यहाँ पे फॉर्म करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना हम लोग बाकी टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, फुल एडर, ये फुल एडर, फुल एडर, ये फुल एडर, ये लिया मैंने यहाँ पे ए नॉट बी नॉट, यहाँ लिया मैंने A1 और B1, ठीक है, यहाँ पे A2 और B2, A3 और B3, ठीक, ये हो गया। अब इसके दो आउटपुट निकलेंगे, एक होगा पहले तो सम आउटपुट S0, ओके, इसको मैं यहां बना देता हूं S0, ठीक, और दूसरा आउटपुट क्या होता है फुल एडर का, सर दूसरा आउटपुट यहाँ पे कैरी आउटपुट, ठीक, तो मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट 0, ओके, लेकिन हम लोग फुल एडर की बात कर रहे हैं तो 3 इनपुट्स होते हैं, मैंने 2 इनपुट्स लिखे हुए हैं, तो तीसरा इनपुट कहाँ पे, ये देखो सी इन 0, ये तीसरा इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अगेन यहां से आपको क्या मिलेगा सर, यहां से सी आउट 1 और ये S1, वैसे सेम यहां पे भी ये सब एरो बना दो आप लोग, सी आउट 2 और ये S2, ठीक, और यहां से सी आउट 3 और यहां पे S3, ठीक, सी इन 3 और ये कनेक्टेड रहेगा इसके प्रीवियस आउटपुट से, आप देख सकते हैं प्रीवियस आउटपुट, वैसे यहां पे आएगा C इंटू, ये कनेक्टेड रहेगा इसके प्रीवियस कैरी से, ठीक, और यहां पे आएगा C इन 1, ये कनेक्टेड रहेगा इसके प्रीवियस कैरी आउटपुट से, जैसा आपने स्टेटमेंट अपने कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, बना लिए, एक्सप्लेन करूं मैं।
नोट कर लिए, आगे बढ़े। देखो, सो फिगर आप देख के समझ रहे होंगे, ये मेरे पास है फर्स्ट फुल एडर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, आप देखे होंगे कि दो बिट्स पैरेलली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है हर एक फुल एडर में। ओके, और उसके बाद जो फर्स्ट फुल एडर का कैरी आउटपुट निकलेगा वो जाएगा नेक्स्ट फुल एडर के लिए कैरी इनपुट। वैसे ही सेकेंड नंबर का जो फुल एडर है उसका जो कैरी आउटपुट होगा वो जाएगा थर्ड नंबर के कैरी इनपुट में, और इस तरीके से सो ऑन आपस में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि मैंने 4 फुल एडर लिए हुए हैं और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये ए और बी 2 बिट्स का हो रहा है। ठीक, इसका मतलब कि 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4, तो ये क्या हुआ अपने पास, ये है 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक, अब यहाँ पे कैसे एडिशन परफॉर्म होता है एक्सप्रेशन आपको देख लो, इससे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो आपको मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, बड़ा आसान होता है, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक, सबसे पहले ये चारों बिट्स, सॉरी ये 2 बिट्स A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये कैसे अवेलेबल होते हैं, ये देखो इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, A3 B3 A2 B2 C A1 B1 और A0 B0 इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, और सब का हम लोग यहाँ पे सम परफॉर्म करते हैं। तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा S3, ये S2, ये S0 और ये, और उसके बाद आपको फाइनली यहाँ पे कैरी आउटपुट मिलेगा जो कि थर्ड नंबर मिलेगा। तो ये अपने पास रिजल्ट होता है, जैसा आप देख रहे हैं कि 4 बिट्स का यहाँ पे एडिशन हो रहा है पैरेलली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक, जब ये 2 बिट्स का एडिशन होगा और साथ में यहाँ पे कैरी इनपुट भी लगा हुआ है, फुल एडर है ना, तो कैरी इनपुट की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि जब ये तीनों बिट्स का आपस में एडिशन होगा तो आपको सम तो एट द सेम टाइम हर एक जगह पे मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको कि सर सम का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है A XOR with B XOR with C in, यही होता है। और अगर अपन कैरी आउटपुट का एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये हो गया A B plus A XOR with B C in, ये एक्सप्रेशन हम लोग अभी भी लिखे थे थोड़ी देर पहले। ठीक, तो आप देखोगे कि ये दोनों बिट्स का साथ में यहाँ पे एडिशन हो रहा है, चारों फुल एडर में आपको S0 S1 S2 और S3 ये सब के सब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन बात आती है कि जब फर्स्ट फुल एडर का कैरी आउटपुट निकलेगा तो जो भी इसका स्टेट होगा आइदर 0 और 1, तो इसका नेक्स्ट वाला फुल एडर मतलब कैरी इनपुट इस आउटपुट पे डिपेंडेंट होगा कि इसका स्टेट क्या आने वाला है, क्योंकि इसी स्टेट के अकॉर्डिंगली अगर ये 0 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये 1 हो गया तो इस 1 का सिग्निफिकेंस यहां पे आपको दिखेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब है कि हर एक कैरी इनपुट C in 3, C in 2, C in 1 ये अपने प्रीवियस फुल एडर के कैरी आउटपुट पे डिपेंडेंट है। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पे एडिशन आपको पैरेलल में तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, S0 S1 S2 S3 आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये डिपेंडेंसी है कि नेक्स्ट का इनपुट कैरी अपने प्रीवियस एडर के कैरी आउटपुट पे डिपेंडेंट हो गया, और इसी के कारण अपने पास यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले प्रोवाइड होता है ड्यू टू दिस कैरी, एंड दैट इज कॉल्ड कैरी प्रोपोगेशन गेन। कैरी प्रोपोगेशन ये अपने पास एग्जिस्ट करता है। ठीक, और इसी कैरी प्रोपोगेशन को आपको अगर ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को, क्या बोल रहा हूं मैं, ओवरकम करना है। क्यों ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को? क्योंकि यहां तो चलो मैंने 4 बिट यूज कर लिया है, 4 बिट का बाइनरी पैरेलल एडर हो रहा है, लेकिन अगर मैं चलो यहाँ पे 20 बिट्स का, 16 बिट्स का, 40 बिट्स का, अगर मैं नंबर ऑफ फुल एडर को यहाँ पे इंक्रीज करता जाऊंगा कंटिन्यूअसली,
तो क्या होंगे कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होगी, सबसे पहले ये डिपेंडेंट है इस पे, फिर ये डिपेंडेंट है इस पे, तो डिपेंडेंसी कंटिन्यूअसली यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स के साथ इंक्रीज होते जाएंगी। ठीक, इससे मतलब कि जब आप नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ फुल एडर को भी इंक्रीज करते जा रहे हो, और नंबर ऑफ फुल एडर इंक्रीज हो रहे हैं तो कैरी आउटपुट और कैरी इनपुट का जो डिपेंडेंसी वो बढ़ते जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कैरी प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैरी प्रोपोगेशन डिले। और इसी प्रॉब्लम को अगर अपने को ओवरकम करना है तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं एक कॉन्सेप्ट को, और उसका नाम है कैरी लुक अहेड एडर। कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, ये टॉपिक जो है अपने को अपने गेट के लिए पढ़ना नहीं है। कैरी लुक अहेड एडर, ये टॉपिक आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे जरूर। कैरी लुक अहेड एडर, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा कि वो है कि जो आपके पास कैरी आउटपुट होगा फाइनली, ठीक, तो होगा क्या? एडिशन यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट एडर अपने पास तो ये है। क्यों सर? क्योंकि ये सी इन जीरो जो है, ये 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैरी आउटपुट भी आएगा, है ना। अगर ये 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 1 हो गया तो इसका सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि हर एक फुल एडर के कैरी आउटपुट को, हर एक फुल एडर के कैरी आउटपुट को सी आउट 3, सी आउट 2, सी आउट 1, सी आउट 0, मुझे क्या करना है कि ये प्रोपोगेशन को यहां से रिमूव करना है, इसी प्रॉब्लम को, ये जो प्रोपोगेशन या जो अपने पास डिपेंडेंसी और उसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस हर एक कैरी का आप जितने नंबर ऑफ यहाँ पे कैरी आउटपुट लेके आओ, फुल एडर लेके आओ, नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज कर दो, जितने भी आप लेके आ जाओ, हर एक फुल एडर का जो आउटपुट कैरी होगा, है ना, कैरी आउटपुट जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे सी इन पे डिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि ऑलवेज सी इन तो अपने पास अवेलेबल होगा ही होगा, मतलब वो क्या है, इनपुट कैरी है ना फॉर द एडिशन। तो हर एक कैरी आउटपुट ऑफ फुल एडर हम लोग डिपेंडेंट करेंगे सिर्फ सी इन पे। इसका मतलब है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ये प्रोपोगेशन डिले, दिस वन, ये कैरी प्रोपोगेशन, तो ये प्रॉब्लम यहां से रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने 4 बिट लिए थे, 4 बिट का बाइनरी एडर बना, तो अपने को 4 फुल एडर यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक, तो मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बोलने वाला हूं, कभी कोई लिखेगा नहीं अभी। मैंने बोला कि मेरे पास है 4 बिट पैरेलल एडर, पैरेलल एडर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। 4 बिट पैरेलल एडर जो आपको लिखवाने वाला हूं, इसको आपको बनाने में कितना एडर लगा यहाँ पे सर? 4 फुल एडर, ये लग गया आपको। ठीक सर, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि अगर मेरे पास 4 बिट पैरेलल एडर फॉर्म करना है, पैरेलल एडर, और इन दैट केस अगर मेरे पास इनपुट कैरी, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग एडिशन करते हैं, कोई भी एक नया एडिशन करते हैं, तो कैरी कहां से जनरेट हो रहा है अपने को पता नहीं होता है। मतलब अपन ये सोच के चलते हैं कि जो इनपुट कैरी है वो 0 है, अपने को प्रीवियस कैरी के बारे में कुछ पता नहीं है। लेट सपोज, इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो है ये अपने पास ग्राउंड पे बना हुआ है, ग्राउंड का मतलब सर ये 0 स्टेट पे है। अब अगर ये 0 है तो आप 0 के साथ किसी का भी एडिशन करो, आपको उस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका इनपुट कैरी जो है अगर वो 0 हो गया, इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं कि थर्ड नंबर का जो इनपुट है दैट इज कैरी इनपुट, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 0 से आपका कोई भी एडिशन आप करो, यहाँ के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बिट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। 2 बिट मतलब A0 और B0। ठीक है, तो ये 2 बिट की जो जरूरत पड़ रही है, तो सर इससे अच्छा है कि मैं फुल एडर यूज ना करके मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं एक हाफ एडर से। समझ में आ रही के बाद? लेकिन ये सिनारियो जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ फर्स्ट एडर में ही होने वाला है, बाकी तो वैसे ही रहेंगे ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कैरी तो यहाँ पे जनरेट होगा इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो यहां से कुछ ना कुछ कैरी तो आएगा, तो हर एक जगह पे मुझे फुल एडर तो अब रखना ही पड़ेगा।
लेकिन जब मैं यहाँ पे इस एमएसबी बिट की बात करता हूं तो यहाँ पे अपने पास हाफ एडर तो लगा सकते हैं हम लोग। कब कब लगा सकते हैं? जब अपने पास इनपुट कैरी जो है वो जीरो बना हुआ है, जीरो स्टेट पे या फिर ग्राउंड पे लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब है कि 4 बिट का अगर पैरेलल एडर आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? आपको लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक कम कर दो इसमें 4 में, तो ये लग रहा है 3 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर। ये आपको समझ में आया क्या पूरा? बताओ जल्दी कमेंट करो, क्या आपको ये समझ में आया? अभी और भी बाकी है, कोई लिखेगा नहीं। समझ में आया पूरा? ठीक है, चलो समझ में आ गया, सभी का रिप्लाई आ गया। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसको जनरलाइज्ड करने वाला हूँ, इस फॉर्मूले को, इसको मैं यहाँ पे जनरलाइज करने वाला हूँ। अगर अपने को यहाँ पे एन बिट का पैरेलल एडर फॉर्म करना है, पैरेलल एडर, तो मैं बोल सकता हूं कि एन मेरे को यहाँ पे कितने फुल एडर लगेंगे? सर यहाँ पे लगेंगे एन नंबर ऑफ फुल एडर। ठीक है, बराबर है ना? या सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोग कि मेरे को यहाँ पे n-1 फुल एडर लगेंगे और साथ में एक हाफ एडर। इसमें कोई दिक्कत हुई क्या आप लोग को? नहीं। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या चीज पढ़ ली है सर? आपको एन नंबर ऑफ, या आपको एक फुल एडर बनाने में, एक फुल एडर बनाने में आपको लगता है 2n हाफ एडर। ठीक, मतलब दो आपको हाफ एडर लगते हैं, और प्लस, या इसको आप एंड लिखो, एंड 1 और गेट। याद आया? ये मैंने लिखवाया था आपको कल ही क्लास में। ऐसा ही होता है कुछ सिनारियो। तो अगर मैं इस फुल एडर को यहां से रिप्लेस करता हूं, मतलब n-1 टू हाफ एडर, यहां से देखना, टू हाफ एडर एंड 1 और गेट। ठीक, और उसके बाद एंड, ये तो वैसे ही है, 1 हाफ एडर। ठीक, तो इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? 2n-2। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे, 2n-2। ठीक, हाफ एडर, सर एक और हाफ एडर यहां पे भी है, ये हो गया मेरे पास +1 हाफ एडर एंड n-1 और गेट। समझ में आ गई पूरी बात? इसको मैं सॉल्व करके और लिख सकता हूं, 2n-1 हाफ एडर एंड n-1 और गेट। तो ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेटा आपके पास ऑप्शन में आ सकता है कि अगर आपको एन बिट का पैरेलल एडर बनाना है तो उस केस में आपको हाफ एडर कितने लगेंगे? तो बोलोगे सर 2n-1 और साथ में और गेट n-1। ये तो मैंने हाफ एडर के लिए, हाफ एडर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, और वैसे ही फुल एडर के रिस्पेक्ट में ये है और ये है। ठीक, समझ में आ गया कैसे मैंने इसको डिराइव किया हुआ है? ये देख लो।
ठीक है, हो गया पूरा। चलो, एक क्वेश्चन आया था गेट में, उसे हम देखने वाले हैं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके पास। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, चेक करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वन बिट फुल एडर टेक्स 20 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 नैनो सेकेंड के टाइम लेता है किसके लिए, सर, कैरी आउटपुट जनरेट करने के लिए। उसके बाद 40 नैनो सेकेंड ये लेता है सम बिट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन फॉर द एडिशन ऑफ 4 बिट नंबर। ओके, यहाँ पे आंसर दो लोग का दिख रहा है 120। ठीक, सिद्धांत
वैभव, चलो ठीक है, सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। 20 नैनो सेकंड, 40 नैनो सेकंड। अब मैंने आपको ये पूरा एक्सटेंड करके रखा हुआ है बाइनरी पैरेलल एडर के लिए। तो सर आपको पता है कि हम लोग जब सम बिट को देखते हैं, सम बिट कौन कौन सा है सर? ये जो है S0, ये S1, ये S2 और ये S3। तो पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जो दो बिट्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, A0, B0, A1, B2, ये सब कुछ A3, B3, तो इसका आपको एडिशन मिलेगा, मतलब इसका सम ऑपरेशन होगा। तो आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पे ये चारों बिट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक फुल एडर यहाँ पे कितना ले रहा है सर? 40 नैनो सेकेंड सम बिट को जनरेट करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि सर 40 बिट्स में तो सब के सब जनरेट हो जाएंगे ना। कौन कौन? S0, S1, S2, S3। ठीक, ध्यान समझना, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप लोगों को सब चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो 40 नैनो सेकेंड में ये चारों के चारों जनरेट हो चुके होंगे। 40 नैनो सेकेंड में S0 भी आ जाएगा, S1 भी आ जाएगा, S2 और S3, चारों के चारों। लेकिन सर बात आती है, और मेन जो प्रॉब्लम है इस बाइनरी पैरेलल एडर के साथ, उसका कैरी आउटपुट और कैरी का प्रोपोगेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे हर एक कैरी इनपुट अपने प्रीवियस एडर के कैरी आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है। दैट इज कॉल्ड कैरी प्रोपोगेशन डिले। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा कंज्यूम होता है जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ फुल एडर, हाफ एडर को आप इंक्रीज कर दोगे। ठीक, यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पे करेक्ट हो रही है। ठीक, तो 40 नैनो सेकेंड तो यहाँ पे सम बिट्स अपने पास आ चुके हैं। जब ये आपको सम देगा, ध्यान सुनना आप लोग, जब ये आपको सम देगा तो सम आप कैलकुलेट कहां तक करोगे सर? उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे सम आएगा उसके बाद ही तो कैरी आएगा ना। और कैरी जनरेट करने के लिए कितना टाइम लेने वाला है ये सर? कैरी जनरेट करने के लिए 20 नैनो सेकेंड। ठीक, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ध्यान सुनना, आपको क्या बोलने वाला हूं मैं। S0 का एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ था फुल एडर के लिए, और सी आउट का एक्सप्रेशन भी मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, ये चीज है। अगर मैं चलो फिर से आपको लिख के बताता हूं, इसमें जो आप लोग जो 120 आंसर दे रहे हो वो एक्चुअल में रॉन्ग है। क्यों है? मैं आपको समझ रहा हूं कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। यहाँ का 20, ये 20, ये 20, ये 20, कितना हो गया सर? 80, 80 प्लस 4, 40, 120 हो गया, है ना? आप इस तरीके सोच रहे होंगे, लेकिन वो इनकरेक्ट है। ध्यान से देखो, S0 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो S0 का एक्सप्रेशन होता है A XOR with B XOR with C in 0। ये देखो, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद जब मैं यहाँ पे C आउट, कैरी आउटपुट का यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा, कैरी आउटपुट फर्स्ट, 0 का, फर्स्ट नंबर का एडर, ठीक है, ये तो इसका एक्सप्रेशन होता है A0 XOR with B0। ठीक, और यहाँ पे C in प्लस, और नेक्स्ट पोजीशन पे ये आएगा A0 और B0। ध्यान से देखना आप लोग, जब आपके पास ये कैरी C आउट 0 की बात होगी, जब ये जनरेट होगा, तो इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो आपको सर यहाँ पे एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में दिख रहा है सर? ये A0, B0 और C in 0 के फॉर्म में दिख रहा है ना? किसके फॉर्म में दिख रहा है? A0, B0, C in 0 के फॉर्म में। ठीक, तो इन तीनों में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उससे आपका C आउट जनरेट हो चुका होगा, और एट द सेम टाइम S0 भी जनरेट हो चुका रहेगा। मतलब विद इन 40 सेकेंड अपने पास S0, S1, S2, S3 आ चुका होगा, और सर एज वेल एज C आउट 0 भी अवेलेबल हो चुका होगा। क्या इस कैरी में कोई डिपेंडेंसी है? नहीं, डिपेंडेंसी कैरी में जनरेट कब होती है? जब नेक्स्ट फुल एडर पे हम लोग पहुंचते हैं। क्या मेरी बात ध्यान समझ रहे हैं आप लोग? जब हम लोग नेक्स्ट फुल एडर पे पहुंचते हैं तो यहाँ का कैरी इनपुट अपने प्रीवियस कैरी पे डिपेंडेंट होता है। मतलब कि विद इन 40 सेकेंड ये दोनों के दोनों अपने पास आ चुके होंगे। ठीक, अब जब तक ये जनरेट होगा फिर ये नेक्स्ट का वेट करेगा, और ये कब जनरेट होगा? कितना टाइम लेगा जनरेट होने में सर? 20 नैनो सेकेंड। इसका मतलब कि आपको यहां पे लगेगा C आउट 1 के लिए 20 नैनो सेकेंड, फिर C आउट 2 के लिए 20 नैनो सेकेंड, और C आउट 3 के लिए अगेन 20 नैनो सेकेंड, जिसमें डिपेंडेंसी आपको दिख रही है।
इसका मतलब सर 40 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब टोटल हो गया 100 नैनो सेकेंड। ये हो गया क्या है ये अपने पास क्या है 100 नैनो सेकेंड। तो ये एक्चुअल में किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एडिशन को। क्या शो कर रहा है, ये वो टाइम है पर एडिशन, इतना टाइम अपने को लगने वाला है एक एडिशन करने में। जितने बिट्स यहाँ पे लगे हैं उसका पूरा कंप्लीट एडिशन करने में आपको 100 नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक ओके, लेकिन अपने को क्वेश्चन में कुछ और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन फॉर 4 बिट नंबर। मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन है ना, इसका मतलब कि ये जो एडिशन लिखा हुआ है ये 100 नैनो सेकेंड एक एडिशन को शो कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे बात करनी की पर सेकेंड कितना एडिशन होने वाला है, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन, मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशन। तो ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, इसको मैं पूरा यहाँ पे लिखा देता हूं, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो इस टॉपिक में। नंबर ऑफ एडिशंस पर सेकेंड, ये देखो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है 1 डिवाइड बाई 100 नैनो सेकेंड। ये इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 100, मतलब 10 पावर 7 एडिशंस होने वाले हैं एक सेकेंड में। ये और ये इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 7 10 टू द पावर 7 एडिशंस पर सेकेंड, ये आंसर। ठीक, समझ में आया कि क्यों आप लोग 120 नैनो सेकेंड इसको बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये 100 नैनो सेकेंड है। ठीक, समझ में आया, बताओ रिप्लाई करो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की उम्मीद है इस टॉपिक से। अदरवाइज ये टॉपिक इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ना, एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स इन कॉम्बिनेशनल सर्किट। CN0 का टाइम जीरो कैसा है, CN0 देखो अब यहाँ पे A0 B0 A1 B1 ये सब तो अवेलेबल होगा ना साइमल्टेनियसली। ठीक है, और C0 यार एक बात आप मुझे बताओ, C0 मतलब क्या है, ये वो कैरी है जो इनपुट कैरी हो गया। अब इनपुट कैरी आपके पास अवेलेबल होगा ना, आपको कैसे पता कि आपने एक साल पहले कुछ कैरी निकाला था अपने प्रीवियस एडिशन पे, है ना, उससे जो कैरी निकला था वो 0 या 1 निकला था, या आप कैसे जानते हो, आपको नहीं पता ना ये चीज। तो एडिशन का मतलब हम लोग एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो कैरी जनरेट हो रहा है उसको हम नेक्स्ट बीट में यूज करेंगे, लेकिन एडिशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ का CN0 तो आपको हमेशा अवेलेबल होगा, या 1 हो सकता है या तो वो 0 हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक, सी आउट 0 पूछ रहे थे, देखो सी आउट 0 यहाँ पे ध्यान सुनना आप लोग, इस एक्सप्रेशन को देखो, आपके पास फिर से बता रहा हूं, देखना प्यार से मजा आएगा। आपके पास A0 B0 और C(in)0 ये दोनों आपके पास ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, जब ये एडिशन परफॉर्म करेगा ये फुल एडर, तो उस केस में क्या होगा कि आप एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी अननोन नहीं है जो S0 को कैलकुलेट ना कर पाए या C आउट को कैलकुलेट ना कर पाए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखो, आपको A0 पता है, B0 पता है, C0 पता है। ठीक, आपको एट द सेम टाइम A0 B0 C0 A0 B0 सब पता है आपको। इसका मतलब है सर कि 40 नैनो सेकेंड तो ये लेगा एडिशन करने में, है ना, और ये करने में कितना लेगा सर 20 नैनो सेकेंड। तो 40 नैनो सेकेंड S0 ये कैलकुलेट हो चुका है ना, तो उसके अंदर ही ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया ना। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं, विद इन 40 नैनो सेकेंड जो है ऑलरेडी उसके हाफ टाइम पे C आउट 0 जो है कैलकुलेट हो चुका है, उसमें कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है
नेक्स्ट फुल एडर में आने के बाद जब ये डिपेंडेंट होता है, इसका कैरी इनपुट इस पे। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिकोडर। इस क्वेश्चन को अभी आप सिर्फ नोट करेंगे, ठीक है? मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नोट करना, आप लोग सॉल्व नहीं करना। देखो लास्ट क्वेश्चन में सभी अभी नोट नहीं करेंगे, अब देखो पहले सभी लिखना बंद करो। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि अपने पास 4 बिट का था ये, 4 बाइनरी बाइनरी 4 बिट के थे अपने पास बाइनरी पैरेलल एडर, ठीक। अब यहाँ पे आपको लगे थे 40 नैनो सेकेंड फॉर सम, है ना, और 20 नैनो सेकेंड फॉर कैरी। याद आ गया क्वेश्चन? ठीक है, इसका तरीका क्या हो रहा है पता है? इसमें हम लोग ये 100 नैनो सेकेंड कैसे ला रहे हैं, कुछ भी नहीं, आसान है एकदम। कि आप क्या करो कि 4 बिट्स है ना, तो आप क्या करो 3 इंटू सम टाइम, सॉरी सम प्लस 3 इंटू कैरी टाइम। ये देखो समझ में आया क्या लिख रहा हूं मैं? तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 40 नैनो सेकेंड प्लस 3 इंटू 20 नैनो सेकेंड, और ये हो गया 100 नैनो सेकेंड। सर ये आप कुछ भी लिख दिए क्या अपने मन से? आप अपने मन से बनाए क्या? नहीं नहीं, देखो ना ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि सम करने में आपको पैरेलल ऐड होंगे, है ना, पैरेलली चारों के चारों बिट में, सम बिट में आपको मिल जाएगा, मतलब 40 नैनो सेकेंड के अंदर चारों बिट में आ चुके होंगे।
बात किस में होती है? कैरी में। और कैरी में बात कब होती है? जब डिपेंडेंसी आती है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसको करेंगे हम लोग? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 4 बिट का बाइनरी पैरेलल एडर था, ठीक, उसमें ऐसे 4 में से कितने फुल एडर हैं जो कैरी पे डिपेंडेंट? सर चारों के चारों है क्या? बताओ कितने ऐसे फुल एडर में जो कैरी पे डिपेंडेंट? बताओ क्या बोलते हैं आप लोग? अगर आपने एक्सप्लेनेशन मेरा देखा है ना, आपको आराम से आप आंसर देखो। देखो ये देखो, ठीक है, 3 आ गया आंसर। ये हुई ना बात। इसका मतलब है सर कि यहाँ पे पहला जो था वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसके आउटपुट्स जो है बाकी के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी कितने बच गए सर? 3 बच गए। 4 बिट में 4 फुल एडर में 3 बच गए, तो ये हो गया 3 इंटू कैरी, बस और कुछ नहीं है। आपको ये सब ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप 49 सेकंड लिख रहे हो, फिर सी आउट 1 के लिए लिख रहे हो, सी आउट 2, सी आउट 3, कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर देना है सर सम प्लस 3 इंटू एन कैरी। अच्छा, अगर मैं इसको जनरलाइज लिखता हूं, अगर मैंने इसको चलो जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरलाइज्ड, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा सर? एन बिट की जब आप बात कर रहे हो यहाँ पे, तो पहला आएगा मेरे पास सम टाइम, कितना टाइम ले रहा है, उसके बाद n-1 कैरी टाइम, बस हो गया भाई। कितना आसान है ये देख लो। आप कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आपसे आंसर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, ये जो जितना एक्सप्लेनेशन है आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ, है ना, इसलिए इसमें बहुत फोकस कर रहा हूँ मैं। किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको एक्सप्लेनेशन जो है सम प्लस 3 इंटू कैरी अपन जो कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप दे दो फिर। इसको आप अलग से बॉक्स बना के लिख देना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के लिए। ये सिद्धांत जैन का आंसर आ गया 4.44। बाकी लोग क्या बोलते हो? बाकी लोग भी अपने आंसर पोस्ट करो। ठीक है, निकाल लिया आंसर? कोई दिक्कत हो रही है? ठीक, 4.44। तो आपने क्या किया है, आप पहले तो मार्क करना स्टार्ट करो। सर ये फुल एडर जो है वो सम के लिए 75 नैनो सेकेंड ले रहा है और 50 नैनो सेकेंड ले रहा है ये कैरी जनरेट करने के लिए। तो बढ़िया हो गया ना, ठीक है। और 4 बिट की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो, ये 4 बिट की यहाँ पे बात हो रही है। इसका मतलब सेम फॉर्मूला यहाँ पे सजा दो बस, 75 प्लस 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 50 नैनो सेकेंड। और तो ये बताओ कितना आ रहा है? 75 प्लस 150 नैनो सेकेंड। इसका मतलब 225 नैनो सेकेंड भी आपके पास आ चुके हैं। लेकिन एक इसको शो कर रहा है सर, ये एक्चुअली में
एक एडिशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एडिशन। ठीक, ये अपने को क्या फाइंड करना है? एडिशन पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है? इसका 1 डिवाइडेड बाई 225। एक एडिशन होने में 225 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ एडिशंस एक सेकेंड में कितना लगेंगे? 225 10 टू माइनस 9, तो ये हो जाएगा 4.44 इंटू 10 टू द पावर 6 ये। और ये अपने पास अब आएगा एडिशंस पर सेकेंड। ठीक है ना, बढ़िया सा है ना। इसका मतलब आप कंपेयर करके एक ही वैल्यू आप बता सकते हो, दैट इज 4.44। बस ये। तो बताओ आप लोग, तो ये टॉपिक आप लोग का मस्त हो गया, एकदम स्ट्रांग हो गया, समझ में आ गया सारा कुछ? बताओ, रिप्लाई करो। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है डिकोडर सर्किट। डिकोडर और एनकोडर, ये दो चीज पढ़नी है। टॉपिक कॉम्बिनेशन सर्किट पूरा एंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। डिकोडर्स, सबसे पहले तो इसका मैं एक फिगर बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 2 3 4, ये n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। ठीक है, और 1 2 3 4 5, और यहां मैंने लिखा m नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। ठीक, और ये n और m मतलब आउटपुट लाइन इनपुट लाइन में जो रिलेशन होता है वो है m इज इक्वल टू 2 पावर n। ये रिलेशन होता है आउटपुट एंड इनपुट लाइन में। ठीक, तो यहां से अपने को, इस रिलेशन से अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकोडर सर्किट पढ़ने हैं। अब एक्चुअल में डिकोडर होता क्या है कि जो भी हम लोग, ध्यान से सुनना आप लोग, नोट बाद में करना आप लोग। ठीक, तो जो भी हम लोग यहाँ पे इनपुट लाइन में कोड अप्लाई करते हैं, जो भी इनपुट लाइन में यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली कोई एक आउटपुट एक्टिवेट होता है, कोई एक आउटपुट, है ना। और एट द सेम टाइम बाकी आउटपुट लाइंस डीएक्टिवेटेड रहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? फिर से देखो, ऐसा अपने को इनपुट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे तैयार होगा, उसी पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंगली कोई भी एक आउटपुट लाइन, कोई भी एक आउटपुट लाइन एक्टिवेटेड रहेगा, और एट द सेम टाइम बाकी आउटपुट लाइंस, जो बचे हुए बाकी आउटपुट लाइंस हैं, वो डीएक्टिवेटेड रहेंगे। इसका मतलब, एक्टिवेट होने का मतलब है कि उसे करस्पॉन्डिंग अपने का आउटपुट मिलेगा, या वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और बाकी लाइंस या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। समझ में आ रही बात? तो ये होता है अपने पास डिकोडर। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक यहाँ के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को डिकोड कर रहे हो। डिकोड मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होगा इनपुट में, जो आपको आउटपुट में एक ऐसा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेगा जो इस इनपुट लाइन को डिकोड करेगा। समझ में आ रही क्या बात? और इसी का रिवर्स ऑपरेशन हम लोग देखेंगे एनकोडर सर्किट। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिकोडर बहुत ही अच्छे फॉर्म में पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिकोडर एक ऐसा टॉपिक है ना। डिकोडर अपने पास एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम लोग, जब माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, अपने गेट से तो वो हट गया है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ते होंगे अपने यूनिवर्सिटी में, तो माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में डिकोडर 3x8 डिकोडर बहुत यूज हुआ है ना। मेमोरी इंटरफेसिंग में बहुत यूज हुआ है, आईओ इंटरफेसिंग में डिकोडर बहुत यूज हुआ है। आप देखे होंगे, डेफिनेटली आप लोग देखे होंगे। ठीक है,
और यहां से क्वेश्चन जो है बनता ही है, 2-3 सालों में बनता है। अगर मैं बोलूं इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, वो है मल्टीप्लेक्सर, जो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा हर साल। और अगर मैं बोलूं इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो ये है डिकोडर। एनकोडर उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल एक या दो ही बने हैं पूरे इतिहास में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहले आप लिखेंगे डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, लिखो ना आप लोग, डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट which converts which converts which converts which converts n bit binary code, ये देखो लिखा हुआ है n bit binary code, n bit binary code into n bit binary code input lines into m output lines, m number of output lines, लिखो ना आगे, m number of output lines m number of output lines such that such that such that only one output such that only one output such that only one output only one output line is activated for such that only one output line is activated for each combination of input for each combination of input for each combination of input। ठीक है, लिखा आपने, ठीक। और ये इसको आप लोग फॉर्म कर लो, ये जो लिखा है मैंने, ये ब्लॉक डायग्राम। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2x4 डिकोडर। ये देखो बढ़िया है, 2x4 डिकोडर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस बार रिमूव हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में अभी भी है ना। तो मैं एक चीज की उम्मीद करूंगा कि इस बार ना डिजिटल सर्किट में डिकोडर सर्किट जो है वो आएगा क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्यों पता है, क्योंकि ये उतना नहीं आता था बिकॉज ऑफ कि मेमोरी इंटरफेसिंग के क्वेश्चंस में यूज होता था, दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते थे सेपरेटली 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। लेकिन अब तो कोर्स से हट गया वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक, तैयार है ना। 2x4 डिकोडर, तो ये सर ये जो 2 है अपने पास, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को, ठीक है। और ये अपने पास शो कर रहा है नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस को। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 2 हो गया और m इक्वल टू 4। और आप देख रहे होंगे m जो होता है ना, ये जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ था, रिलेशन क्या था अपने पास, इसको आप कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना चाहो, तो ये था अपने पास 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m, और यही तो अपने पास 4 है। ठीक, इसका अगर अपन लेआउट तैयार करते हैं, लेआउट या ब्लॉक डायग्राम कैसा दिखेगा, तो इसके अपने पास 2 इनपुट रहेंगे, एक और ये 2 इनपुट, ठीक। और उसके बाद इसके 4 आउटपुट्स निकल के आएंगे। इसको लिया मैंने नाम D0, D1, D2 और ये D3, ठीक है। और आउटपुट है, इनपुट है अपने पास A और B, ठीक। चलो इसके ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं हम लोग।
ट्रूथ टेबल कैसा दिखेगा, है ना। जैसे आपने इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है कि किसी एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए कोई एक लाइन ही एक्टिवेट होगा, कैसे होगा वो देखो। तो ये देखा मैंने इनपुट, और इसी के करस्पॉन्डिंग में लिखने वाला हूं आउटपुट। इनपुट है ए और बी, है ना, और यहाँ पे D0, D1, D2 और D3। तो जब यहाँ पे बात होती है इनपुट्स की, तो यहाँ पे अगेन मैटर करता है कि क्या हम लोग किसको MSB लेने वाले हैं, किसको LSB लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे A को MSB लिया है और B को LSB लिया हुआ है, ठीक है। चलो अब ये ट्रूथ टेबल हम लोग नोट करते हैं। 0 0 दो इनपुट है, तो उसके लिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे सर, 4 कॉम्बिनेशन। बाइनरी बिट्स है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर अपने पास टोटल कितने कोड्स तैयार हो रहे हैं, कितने बाइनरी कोड्स सर, 1 2 3 4 बाइनरी कोड्स हो गए ना ये चीज, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग अगर 0 0 है तो ये लाइन एक्टिवेट होगा और ये बाकी बचेंगे 0। फिर इसके लिए सर 0 1 0 0, ये सर ये 1 को शो कर रहा है, ये 2 को शो कर रहा है, मतलब 0 0 और D2 एक्टिवेट होगा, और 3 को शो कर रहा है, इसका मतलब है 0 0 0 1। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अपने को मिलने वाला है, ठीक। ओके, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो पता है, आप यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन को देख रहे हो, ध्यान से एक्सप्रेशन को देख रहे हो, एक्सप्रेशन हम किसका लिखते हैं, आउटपुट का लिखते हैं ना। तो ये हो गया D0 का एक्सप्रेशन, क्या दिख रहा है आपको सर, A बार B बार, ठीक है। फिर सर D1 का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है A बार B, फिर आपको D2 का एक्सप्रेशन दिख रहा है A B बार, और D3 का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है सर A B। एक बात आप मुझे बताओ सर, हम लोग जब यहाँ पे मीन टर्म्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर मैं हमेशा मीन टर्म्स की बात करता हूं, इसकी मीन टर्म्स, तो इसको हम लोग स्मॉल m से शो करते हैं। तो ये हो गया M0, ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये M3, ऐसे दिखता है अपने पास मीन टर्म, ठीक। तो इसका मतलब सर ये है क्या कि ये मिन टर्म चार कॉम्बिनेशन है फॉर 2 इनपुट्स, तो 4 मिन टर्म्स यहाँ पे है, और चारों मिन टर्म्स का यही तो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, M0, M1, M2 और ये अपने पास M3। ये आप देख सकते हो, ये सब कुछ चारों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर से आप शो कर दो, A बार B बार, ये हो गया A बार B, और ये अपने पास A B बार, और ये हो गया A B। समझ में आ गई बात, चारों मिन टर्म्स अपने पास होने वाले 2x4 डिकोडर के लिए, ठीक। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब देखो कि जो मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे देख रहा हूं, 4 मिन टर्म्स हैं क्योंकि 2 इनपुट्स है अपने पास, ठीक। तो आपको D0, D1, D2, D3 एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रहा है पता है आपको, एक्चुअली में ये सब के सब मेन टर्म्स को ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसको, मेन टर्म्स को ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 2x4 डिकोडर, इसको हम लोग बोलते हैं 2x4 एक्टिव हाई आउटपुट 2x4 डिकोडर। ये क्या शो कर रहा है, एक्टिव हाई आउटपुट 2x4 डिकोडर। तो ये आउटपुट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन भी लिखवा दिया है। अब सर आप ये अचानक ऐसा वर्ड क्यों लिखे, देखो आगे देखो आप लोग, मैं क्या करने वाला हूं इसी डिकोडर में। अभी मैं क्या है कि 2x4 में आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगा ना कि आपको 3x4 डिकोडर, फिर 4x16 डिकोडर आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। देखो ध्यान से, मैंने अगेन एक 2x4 डिकोडर लिया हुआ है, ठीक। और इसके लिए 2 इनपुट मैंने अप्लाई करके रखे हुए हैं A और B, और जब यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा D0, D1, D2, D3, तो इसमें मैंने बबल यूज किया है। ये देखो क्या है, ये बबल,
ठीक, ये बबल यूज किया है। ओके, तो इसका नाम मैं क्या देने वाला हूं सर, एक्टिव लो आउटपुट 2x4 डिकोडर। अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिखा था। ये देख, एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर, ठीक है ना। अब इसको नोट कर ली पूरा, इसको नोट कर ली पूरा, नोट करने और कमेंट करना ना, अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाकी है। ठीक है ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर रहा हूं मैं। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ना उतना आप नोट करो, अभी मस्त आपको मजेदार चीज बताने वाला हूं। आजकल आप लोग को पूरा ये जो शुरू में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ब्लर होने की प्रॉब्लम, है ना, अभी आई थिंक ब्लर नहीं हो रहा होगा, अभी आप लोग एकदम एचडी क्वालिटी पे दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, एकदम क्लैरिटी दिख रही नहीं आजकल। ठीक, अब क्लास आपको पढ़ने ही मजा आ रहा होगा और मुझे पढ़ाने ही मजा आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, जो ऑफिस में लगा है ना यहाँ पे मेरे, उसमें वाईफाई का जो बॉक्स होता है जिसमें कनेक्टेड रहता है वो केबल, तो वो जो छोटा सा बॉक्स होता है मॉडेम, वो उसमें कार्बन आ गए थे, दैट्स वाई स्पीड कम ज्यादा हो रही थी, तो उसको मैंने चेंज करवा दिया, इसलिए अब अपने को बराबर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, नोट किए पूरा, बताओ, नोट कर लिए ना। ठीक, अब ध्यान से आप लोग मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं आपको, ठीक है। आपको एक चीज यहाँ पे पता चली है कि सर आपको डिकोडर से अभी मीन टर्म्स आपको मिले हैं, ठीक है, क्या मिले आपको, मीन टर्म्स। ओके, ये आपने यहां पे लिखा सर, एक्टिव हाई आउटपुट 2x4 डिकोडर। जो चीज मैं यहाँ पे 2x4 डिकोडर में करने वाला हूं, वो सेम चीज मैं इसके आगे 3x8 डिकोडर में, 4x16 डिकोडर में भी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले ही डिकोडर पे सब चीज सीख जाओ, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे मेन टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि इंप्लीमेंट द फॉलोइंग लॉजिक, implement the following boolean function f of a comma b summation of m 0 3। ये देखो, मुझे ये इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपको क्या लिखता है, ये a बार b बार प्लस a b, ये लिखते हो ना आप लोग, ठीक। अभी सर मिन टर्म्स है, सर आप तो एक चीज जानते हो क्या, आप याद करो जब हम लोग मल्टीप्लेक्सर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो हम लोग उसके सिलेक्शन लाइन पे ध्यान देते थे, है ना, मतलब हम लोग हर एक नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, जितने भी बुलियन फंक्शंस है,
है ना, अदर टाइप के, सब को हम लोगों ने सिलेक्शन लाइन को इंपॉर्टेंस देते हुए एडजस्ट किया था। और एडजस्ट किसके लिए किए थे हम लोग? सर जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट निकल के आता है उसी के साथ हम कंपेयर करते थे, और यहाँ पे हम लोग लेके आते थे उसके इनपुट लाइंस के वैल्यूज। याद आया? ऐसे हम लोग कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि अपने पास कोई भी बूलियन फंक्शन है, क्या मैं उसको मिन टर्म्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं उसको मिन टर्म्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मिन टर्म्स मतलब होते क्या है कि सबके सब प्रोडक्ट टर्म जो है या तो नॉर्मल फॉर्म पे अवेलेबल होने चाहिए या तो उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए, जो कि अपने पास अवेलेबल हो रहे हैं एक एक्टिव हाई 2x4 डिकोडर सर्किट में। क्या मिल रहा है आपको? मीन टर्म्स। ठीक, अभी आपको क्या फॉर्म करना है यहाँ पे? सर ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आपको फॉर्म करना है। ठीक, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे क्या चाहिए? सर आपको चाहिए 0 और 3, तो ये 0 को उठाओ, है ना, और ये 3 को उठाओ, और यहाँ पे आपको क्या ऑपरेशन करना है? सर बीच में क्या है? ये हो गया अपने पास और ऑपरेशन, तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा समेशन ऑफ m 0,3। लेकिन ध्यान रखना कि अपने पास 2x4 डिकोडर है ना, तो 2 इनपुट्स के लिए कितने मिन टर्म्स आएंगे सर? 4 मिन टर्म्स आएंगे, और 4 आउटपुट लाइन है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 2 इनपुट है और 2 वेरिएबल हैं। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, कि ये 2x4 डिकोडर सर्किट से बन सकता है। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा? 0,3। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं क्या कि जैसे मल्टीप्लेक्सर एक टाइप का यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट था, तो वैसा ही डिकोडर भी अपने आप में एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है? मैं ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे? सर एक्टिव हाई आउटपुट 2x4 डिकोडर। उसके बाद अब मैं लो आउटपुट 2x4 डिकोडर को यूज करने वाला हूं इसी एक्सप्रेशन को देखने के लिए। ध्यान से देखना। अब सर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए बार बी बार होल बार। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ध्यान दो, देखो यहाँ पे ए बार बी होल बार, यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी बार होल बार, और यहाँ पे मिलेगा आपको ए बी होल बार। ये चारों चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। कहाँ पे मिलेंगी? इसके आउटपुट्स में। सर ये बार क्यों लग रहा है? क्योंकि बबल है ना हर जगह पे, और यहाँ पे तो नॉर्मल फॉर्म था, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स यहाँ पे। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो आपको मिल रहा है ए बार बार प्लस बी बार बार, मतलब सर ए प्लस बी, तो गजब हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? सर ये हो गया ए प्लस बी बार बार बार, मतलब सर ए प्लस बी बार। फिर आपको ये क्या मिल रहा है? सर ये हो गया ए बार प्लस बी बार बार, मतलब ए बार प्लस बी, और यहाँ पे सर ए बार प्लस बी बार। बस ये आपको मिलते जा रहे हैं। इसको आप फिर से लिख लो, ए बार प्लस बी बार। तो जब मैं यहाँ पे M0 को, M1 को, M2 को, M3 को शो करता हूं, तो मैं लिखता हूं ए बार बी बार, मैं यहां लिखता हूं ए बार बी, मैं यहां पे लिखता हूं ए बी बार, और यहां लिखता हूं ए बी। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कैपिटल M1 को, मतलब सर ये अपने पास कौन से टर्म्स हो गए? मीन टर्म्स। ठीक, और ये अपने पास कौन से टर्म हो गए? सर मैक्स टर्म्स। ठीक, तो M1 को अगर मुझे लिखना है तो याद करो M1, सर M1 क्या है? मैक्स टर्म क्या होता है सर? सर सम टर्म्स होते हैं, हर एक वेरिएबल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म पे या नॉर्मल फॉर्म पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, तो M1 को लिखने का तरीका होता है पहले मैं M0 लिखूंगा। ठीक है, M0 तो A प्लस बी। याद करो मेन टर्म्स में 0 को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और 1 को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। मैक्स टर्म में 0 को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म और मैक्स टर्म, है ना, और 1 को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, ठीक, तो ये लिखा मैंने 0 0, एक और टेबल यहाँ पे बना देता हूँ 0 1 1 0 1 1। अब ठीक है, अब देखो आपको बढ़िया समझ में आएगा ये। अब मैं अगर M1 लिखना है तो मैं लिखता हूं सर A प्लस बी बार। M2 अगर मुझे लिखना होता है कैपिटल M2 तो मैं लिखता हूं A बार प्लस बी। अगर मुझे M3 लिखना है तो मैं लिखता हूं A बार प्लस बी बार। अब मुझे एक बात बताओ सर कि आपको यहाँ पे कौन कौन मिल रहा था? आपको मिल रहा था मीन टर्म्स। कब?
जब ये एक्टिव हाई डिकोडर था। लेकिन जब आपने यहाँ पे इसको एक्टिव लो बना दिया तो आपको क्या मिल रहा है सर? यहाँ पे आपको मिल रहे हैं मैक्स टर्म, बिकॉज आपने क्या किया, बबल लगा दिया यहाँ पे। इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लेक्सर की तरह डिकोडर को मैक्स टर्म निकाल सकते हो, मिन टर्म्स के फॉर्म में निकाल सकते हो। यार अगर मैक्स टर्म मिन टर्म आपके पास निकल रहा है, इसका मतलब है कि दुनिया की कोई भी बुलियन फंक्शन मैक्स टर्म मिन टर्म के आगे पीछे घूमती है, मैक्स टर्म होगा या तो मिन टर्म होगा। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो डिकोडर हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है। अभी अब ध्यान से देखना एक और चीज, जब मैंने इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट किया था तो ये क्वेश्चन क्या था मेरे पास, और गेट मैंने यहाँ पे यूज किया। ये कौन सा गेट हुआ सर? और गेट। बस खत्म होने वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ये और गेट था मेरे पास। अभी मुझे सेम फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, ये बनाना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन D0 को उठाऊंगा, है ना, और यहां पे मैं D3 को उठाऊंगा। ओके, और इसको उठाने के बाद मैं यहाँ पे एक और गेट लगाने वाला हूं। और आप याद करो, आप याद करो, एक्टिव हाई से हम लोग एक्टिव लो पे जा रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का, सर और गेट जो होता है, और गेट, ठीक है, कौन सा है ये सर? एक्टिव हाई और गेट। तो यहां पे एक्टिव हाई और गेट ये किसके इक्विवेलेंट होता है सर? ये होता है अपने पास नैंड, ये अपने पास होता है नैंड गेट के इक्विवेलेंट। याद आया ये चीज? किसके इक्विवेलेंट? नैंड गेट के इक्विवेलेंट। अब नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट हो रहा है? जब मैं इसको एक्टिव हाई से इसको मैं एक्टिव लो कर दूं। क्या आपको चीज समझ में आया? कैसे सर? ये देखो ए बी, ये हो गया नैंड गेट, ठीक है। आपको क्या मिला? ए बी होल बार। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है सर? ये होता है अपने पास ये बबल्ड, ये मैंने लगाया बबल, ए और बी, और ये हो गया सर ए बार प्लस बी बार, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ए बी होल बार। तो ये कौन सा गेट हो गया सर? ये अपने पास है बबल्ड और गेट, या इसको आप लोग नाम से पुकारते हैं एक्टिव लो और गेट, या इसका एक और भी नाम है नेगेटिव और गेट। क्या आपको सब चीजें याद हैं जो मैंने आपको बताई थी? और मैंने बोला भी था कि मैं इसको आगे यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब ये, ठीक है। तो जब आप इसी मिन टर्म को निकालोगे तो आप इस और गेट की जगह पे बिकॉज ऑफ दिस आप क्या यूज करोगे सर? आप यूज करोगे बबल्ड और गेट, या आप इसी के जगह पे आप बबल यूज किए, क्या हुआ पता है? ये दोनों क्या हुए, ये बबल कैंसिल हो गए, ये बबल कैंसिल हो गए, और आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। क्या मिलेगा सर? एफ ऑफ समेशन ऑफ 0,3। या आप इसी के जगह पे आप एक नैंड गेट भी यूज कर सकते हो, है ना। मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा D3 और ये D0, और यहां मिलेगा एक्सप्रेशन आपको समेशन ऑफ 0,3। समझ में आई बात? इसी के जगह पे आप और गेट को आप रिप्लेस क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्टिव हाई था, ठीक है, एक्टिव लो पे गए तो आपने बबल और गेट यूज किया, और यही इक्विवेलेंट होता है एंड नैंड गेट के। ठीक, ये देखो पूरा नोट कर लो आप लोग। पहले तो आप रिप्लाई करो, समझ में आया? कैसा लगा आपको टॉपिक? बताओ पहले, समझ में आ गई सारी चीजें? पूरी विजुअलाइज हो रही है यहाँ पे? आप जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ठीक है, तो इसको आप नोट करो पहले तो, जैसे अपना क्लास का टाइमिंग भी होने ही वाला है। पूरा नोट कर लो जो आपको समझ में आ रहा है। और कल भी हम लोग यहाँ पे, कल भी जो हम लोग यहाँ पे इसी को आगे बढ़ाएंगे। 2x4 डिकोडर तो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे इनेबल इनपुट की भी बात करने वाला हूँ। इनेबल इनपुट तो अभी तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मस्त चीज है, कल ही बताऊंगा। और 2x4 डिकोडर तो पढ़ लिए हैं, 3x8 डिकोडर भी पढ़ेंगे,
और 4x16 भी पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। और कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। ये जितना भी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ना, ये इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, ये कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में आया हुआ रहता है, ये आईएएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया रहता है। मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसा ही नहीं कुछ भी ले रहा हूँ, है ना, फालतू का क्लास चल रहा है चलने दो बस, नहीं, ये बिल्कुल रेलिवेंट होता है जो आपके प्रिपरेशन को अच्छा करेगा, ठीक। बार बार क्या है, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, हाँ ये गेट 2004 में आया था, गेट 2014 में आया था, इस टाइप से क्या छोटे मोटे एग्जाम्पल कराने में टाइम ज्यादा जाता है, और हमको समझ में तो उतना ही आएगा लेकिन टाइम भी ज्यादा होता है, इसलिए मैं ऐसे ही कराता हूँ, ठीक है। सर एक्टिव लो का सिग्निफिकेंस एक बार और बता दीजिएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है, मैं कल बता दूंगा, अभी थोड़ा जल्दी है, आप लोग जानते हो कि मेरी जस्ट नेक्स्ट फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और सेम डिजिटल ले रहा हूँ मैं, सेम कुछ देर में डिजिटली क्लास फिर से स्टार्ट करनी है, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, आप जल्दी से वेट नोट कर लो, मैं फिर एंड कर दूंगा क्लास, ओके। ठीक है, नोट कर लिया ना सभी, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास कल 5 o'clock, ठीक है, 5 PM को, और कॉम्बिनेशन सर्किट कल अपन पूरा एंड कर देंगे, कि ट्राई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सिक्वेंशियल भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय क्लास, थैंक यू।